4 यानी डे 4 है आज। डे 4 में हम काफी सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशनल क्वेश्चंस को अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना। अब ये सिचुएशनल क्वेश्चंस होते कौन से? सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं क्लासरूम सिचुएशन से, यानी क्लासरूम से रिलेटेड, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, आपकी टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, आपकी फिलॉसफी से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, जिससे कि आपकी क्लासरूम सिचुएशन को भी चेक किया जा सके कि क्लासरूम में कैसे आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करोगे। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे या क्लासरूम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे, वो भी हो सकता है। आपकी टीचिंग से रिलेटेड, मान लीजिए अगर आपको इस तरीके के बच्चे को पढ़ाना तो आप कैसे पढ़ाएंगे, है ना, तो टीचिंग से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो सकता है सिचुएशनल। और इसके अलावा फिलॉसफी, जिससे कि ये साफ साफ पता चले कि आप किस टीचिंग फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, आपका क्या मोटो है अपनी टीचिंग को कराने का। तो ओवरऑल ये सभी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चंस में आते हैं। आज आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो सिचुएशनल क्वेश्चंस के अंदर। मैं काफी सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, उन सभी सिचुएशनल क्वेश्चंस के ऊपर मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज भी मैं वहां पर ले सकता हूं, ठीक है। और आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन हो सिचुएशनल क्वेश्चंस तो वो आप पूछ सकते हैं आज के पूरे सेशन के अंदर, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज पूरा सेशन हमारा सिचुएशनल क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होगा। तो चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, में काफी सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है या जो आंसर देना चाहता है वो अपना माइक ऑन करेगा या पहले हैंड रेस करेगा, फिर आप लोग अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। सभी एक साथ मत बोलना प्लीज, और हैंड रेस करना पड़ेगा पहले आपको, फिर मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है। चलिए मैं पहले क्वेश्चंस निकालता हूं, वन बाय वन क्वेश्चन पूछता चलता हूं मैं और आपको फिर उसका आंसर भी बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो जहां भी आपको कोई डाउट लगे, कोई भी चीज क्वेश्चन समझ में ना आए, तो वहां पर आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अभी हम हमारा जो लास्ट वीकेंड गया शनिवार संडे, उस दिन मैंने काफी मॉक लिए थे बच्चों के, और ओवरऑल सभी के मॉक इंटरव्यूज जो थे वो काफी अच्छे थे, और उसमें मैंने 2-3 मॉक इंटरव्यूज डाल दिए। डेली में एक मॉक इंटरव्यू जो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है बच्चों के, वो आप लोगों के लिए पब्लिश करूंगा। तो आप लोग उसमें से जो भी चीजें मैंने फीडबैक के तौर पर बताई हैं, आप उनको भी ध्यान से देखना। और इसके अलावा जो स्टूडेंट ने अपना पूरा ओवरऑल डेमो दिया है, अपना पूरा इंट्रोडक्शन उनका जो था, या और भी पूरे इंटरव्यू के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उसमें से अगर कुछ सीखने का मौका मिले तो जरूर सीखना, ठीक है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ मॉक इंटरव्यू अभी तक एक भी बार, उन बच्चों का नेक्स्ट जो कमिंग वीकेंड है, कमिंग वीकेंड में रखेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए जो जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी कैंडिडेट से जरूर पूछे जाते हैं, मतलब प्राइमरी टीचर के कैंडिडेट से जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब वो क्या क्वेश्चन है वो भी हम पता करते हैं, और आप लोगों का भी अगर कोई क्वेश्चन हो सिचुएशनल तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मोनिका अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो क्या आप उसको दंड देंगे? मतलब एक बच्चा रिपीटेडली मिस्टेक्स कर रहा है और आप देख रहे हैं कि बार बार ये सेम गलती कर रहा है। अब इस कंडीशन में क्या आप उसको पनिशमेंट देंगे? क्या आपको लगता है कि बार बार गलती करने पे उसे पनिशमेंट दी जानी चाहिए? ठीक है, इसके बारे में कोई आंसर करना चाहता है? खुशबू, हाँ जी खुशबू बताइए। ऑडिबल ऑडिबल हो आप। ओके।
सर आपने बताया कि बच्चा बार बार सेम गलती कर रहा है, तो मैं उस गलती को देखूंगी कि वो गलती एग्जैक्टली कर कहाँ रहा है, और वो पर्टिकुलर एक ही चीज से सेम गलती कर रहा है, तो उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, ना कि उसको पनिश करके, क्योंकि बच्चा अगर गलती नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा। तो जानने की तो कोशिश उसके बहुत करोगे। सारे ठीक मल्टीपल है, वेज होते हैं ना। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चंस भी करूंगा जब आप लोग आंसर करोगे, ठीक है, आप प्लीज रेडी रहना। तो मेरा हाँ क्रॉस क्वेश्चन ये है खुशबू कि हाँ जी। बच्चा बार बार गलती कर रहा है, ऐसे क्या चीज की मिस्टेक मतलब वो कर रहा है, या कौन सी चीज है जिसको सुधारा जाना चाहिए जिससे की वजह से वो बार बार गलती कर रहा है। सब पहले मैं ये देखूंगी कि उसने मुझसे ऐसा क्या सीख लिया है, क्योंकि मैंने ही कुछ सिखाया होगा तभी वो गलती कर रहा है। पहले तो मैं अपने आप को ही देखूंगी कि मैंने अपने टीचिंग में ऐसा क्या गलत कराया जो उसने गलत किया, और जैसे ही मैं उस चीज को पकड़ लूंगी, फिर मैं उसको अच्छी तरह से, मतलब अपने पास में बैठा के पर्सनल टाइम देकर फिर उसको गलती को सुधरवाऊंगी, और ठीक उसको है, थोड़ा अलग वे में बताऊंगी, मेथड ठीक मैं है, अलग यूज करूंगी इस बार। ठीक है, खुशबू ने काफी अच्छा बताया। कोई नेक्स्ट कैंडिडेट, सुमन, हाँ जी सुमन बताओ। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर पहले तो उस बच्चे को आना ये पता करेंगे कि बच्चा गलती कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, कहाँ पे, जैसे कहीं पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर बच्चा कहीं और से कुछ प्रॉब्लम हुई है बच्चे को, इस वजह से गलती कर रहा है। तो पहले तो हम उसके जो कारण है उसका पता करेंगे, बाद में बच्चों को कारण का पता करके हम बच्चे को जैसे अलग से उसको बैठा के या फिर पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि बच्चा कहीं हमें वहां से भी तो कोई अगर दिक्कत हो रही है तो वहां से प्रॉब्लम का पता लगा के बच्चे को अलग से उस पे अगर ध्यान दे के टाइम दे के उस गलती को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। सुमन, बच्चा जनरली गलती क्यों करता है, मतलब क्या रीजन होता है उसके पीछे। सर एक्चुअली मेरा तो ये मानना है कि बच्चे गलती नहीं करते, नहीं करते बच्चे गलती, ये अच्छा। क्रिएटिव होते हैं, उनको जैसे सीखने की इच्छा होती है, हम्म। जैसे कुछ ना कुछ वो उस वजह से कुछ सीखने के उसमें ही वो करते हैं। मतलब वो उसका सीखने का ही एक तरीके से तरीका ही होता है काइंड सर, है वो ना, बच्चा उसका सीखना सीखने का चाहता ही है वो एक तरीका बच्चा। है जिसमें गलती होती है उसमें, है ना। हाँ ये सर। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन बताना चाह रहा है इसका आंसर। हरजिंदर, हाँ जी बताओ हरजिंदर। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हरजिंदर। हाँ जी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, एक्चुअली मैं किचन में थी तो ये याद नहीं है क्या बोला आपने। आपने हैंड रेज भी किया हुआ था। हैंड रेस मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि बच्चा गलती कर रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं सुना मैंने। अच्छा ठीक है। हाँ अगर जी। बच्चा गलती करता है, बार बार रिपीटेडली गलती करता है, तो आप क्या उसको दंड देंगे, मतलब उसको पनिश करेंगे। ओके। हाँ जी सर, मैं पनिश तो नहीं करूंगी उसको, कि क्योंकि हमारे जो हमें सिखाया जाता है कि हमने उसको बल्कि फिनिश तो करना ही नहीं है उसको, बच्चे को उसको हमने समझाना ही है। अगर वो बार बार रिपीटली गलती कर ही जा रहा है तो मैं अपना कंसेप्ट देखूंगी जो मैंने समझाया। अगर वो मेरी ही मतलब मेरे सब्जेक्ट का बच्चा है तो मैं देखूंगी, अगर जैसे मैं मैथ ही समझा रही हूँ उसको, तो मैं देखूंगी कि अभी बच्चे ने कि जो कंसेप्ट मैंने सिखाया कभी उसने गलत तो नहीं सीख लिया। अगर वो एडिशन ही कर रहा है, एडिशन में क्या पता है, जैसे हम कैरीज वगैरह सिखाते हैं, क्या बच्चा कैरीज को सभी को वन तो नहीं लगा रहा कैरी, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ ऑलरेडी हो चुका है ये, तो वो कैरी वन ही लगा रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि कैरी टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है। तो आई थिंक ये हो सकता है कि उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा, और वो हेजिटेशन भी कर सकता है कि मैम को नहीं बताना है, मेरे को थोड़ा शेम फील होता है क्लास में भी, हम मेरे को नहीं आ रहा, किसी और बच्चों सभी को आ रहा है, मेरे को ही नहीं आ रहा। तो हमें जांचना पड़ेगा कि बच्चे की गलती कहाँ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कि हम उसके डीपली जाएं और अपने कंसेप्ट जो हमने सिखाया है हम देखें कि बच्चा वहां पे गलती है एक्चुअली में हो कहाँ पे रही है, ये हम खुद सर्च करेंगे सर। इतने कहूंगी सर अभी तो मैं। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बताया आपने, वेरी नाइस। श्याम, हाँ जी आप भी कुछ कहना चाहते हो, बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे एक बच्चा अगर बार बार गलती कर रहा है तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट देखूंगा कि क्या क्या कंसेप्ट यूज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं अपना तरीका देखूंगा कि मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया इसको कि ये बार बार गलती कर रहा है, फिर मैं उसी चीज को दूसरे तरीके से उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा मान लो सपोज है, आप उसको बच्चे को मैथ्स करा रहे हैं, ठीक है, और बच्चा उसको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन एक्चुअली उसको ये समझ नहीं आता कई बार कि उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ना।
वो क्या करता है कि मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देता है, और डिवाइड की जगह कई बार ऐसा होता है कि वो मल्टीप्लाई कर देता है ना। ये गलती सेम करे जा रहा वो। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सर इस सिचुएशन में जैसे कि मैं उसको 2 का मल्टीप्लाई सिखाता हूँ, तो मैं उसको 2 तरीके से सिखाऊंगा, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे मैं 5 बार लिख दूंगा। ठीक। तो एक तो ये तरीका हो गया। फिर इसी को मैं बताऊंगा कि इसी 2 को मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 5 टाइम्स कर देना है। ठीक है। और सर डिवाइड हो गया। डिवाइड का सर ये हो गया, जैसे कि मैं बच्चों को, जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे ही सिखाऊंगा मैं बच्चों को, जैसे कि चॉकलेट है मेरे पास, 4 चॉकलेट है और 2 बच्चे हैं, तो कितनी कितनी डिवाइड करनी है? तो 4 चॉकलेट है, 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को 2-2 दूंगा, तो उसका मतलब 4 चॉकलेट को मैंने 2-2 में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, वेरी गुड। श्याम, आपका मॉक इंटरव्यू हुआ है फुल? नहीं सर, मॉक नहीं हो पाया। नो, मॉक नहीं हो पाया। इस बार शनिवार संडे रखते हैं, ठीक है? आप टच में रहना मेरे से, फुल मॉक इंटरव्यू रखवाता हूँ आपका। ओके सर। ठीक है। हाँ चिन्मय, आप भी बताना चाहते हो, प्लीज बताओ। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। एक्चुअली सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मल्टीप्लिकेशन जो कंसेप्ट है उसको देने से पहले मैं ये समझाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ये कंसेप्ट मैं बताऊंगा कि जो चीज बार बार ऐड करना होता है उसको बार बार ऐड करने के बदले वी शुड डू मल्टीप्लिकेशन। सो ये कंसेप्ट कोई एक मतलब डेली एक्टिविटी, कोई एक मतलब डेली एक्टिविटी के हम में हमारा जो यूज होता है उसको लेकर एक एग्जाम्पल लेकर हमको देना है। सपोज सर, हम गांव में सपोज एक फार्मर कहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो सपोज 1 रो में 10 प्लांट लगा रहा है, तो अगर 5 रो लगाना है तो कितना लगाना पड़ेगा? तो वो बोला कि सर ऐड करना पड़ेगा 10 10 10। तो so without doing repeated addition we should do multiplication. This concept will be introduced like this as per my opinions. ठीक है, वेरी गुड चिन्मय, वेरी गुड। ऋषि, आप भी कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। हेलो। हाँ जी ऋषि, बताइए। आवाज आ रही सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। सर जैसे डिवाइड पहले से गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताओ। सर सबसे पहले तो मैं उसको बच्चों को जैसे कि कोई स्टोरी सुनाऊंगा। बेटा कल मैं एक पार्टी में गया था, वहां एक बच्चे का जन्मदिन था। उन्होंने ये टॉफी थी या चॉकलेट थी, उन्होंने हमको इक्वल बांटी। 2 2 3 3 तरह मैंने 6 चॉकलेट थी, तो हम 3 फ्रेंड थे। उन्होंने 2 मेरे को दे दी, 2 उनको दे दी, 2 उनको दे दी। तो अगर हमने इक्वल बांटनी होती, इक्वल तो मिली हमें, तो हमें किस तरह पता चलेगा किसको कितनी मिली? तो टोटल कितनी थी? 6 थी। इन्हें अगर 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आगे बेटा? इस तरह। तो हम स्टोरी से लेकर टॉपिक पे लेके जाऊंगा सर मैं बच्चे को। वेरी गुड, नाइस। अच्छा, जनरली फिर देखो, बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट्स है ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन जब हम स्टोरी ऐड करते हैं, जैसे ऋषि ने बताया कि मैं ये बताऊंगा कि मैं कल किसी बर्थडे में गया था, वहां पर मुझे टॉफी, तो बच्चे को तुरंत समझ में आया कि हाँ यार ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली बर्थडे में जाते हैं वहां टॉफी मिलती है, अगर उसको भी डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग अपने स्कूल के अंदर डिवाइड के अंदर सीखते हैं, तो वो एक रिलेशन बनता है और फिर डायरेक्ट टॉपिक पर उसका ना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो दैट्स वेरी गुड कि आप उसको किसी ना किसी स्टोरी के थ्रू, या इवन जितने भी बच्चों ने अभी तक बताया ना आंसर, मुझे काफी इंप्रेसिव आंसर्स लगे और बड़े मल्टीपल आंसर्स थे। और मैं सीरियसली जिन भी कैंडिडेट्स ने ये आंसर्स दिए उन सबको कांग्रेचुलेट करूंगा। आपने बहुत अच्छा अपना दिमाग उसमें लगाया इस क्वेश्चन को आंसर करने में, वेरी गुड। हाँ महावीर और खुशबू, आप भी दोबारा कुछ कहना चाहते हैं? बताइए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सर ये जो आपने डिवाइड वाला बोला, सर हम अगर हम बच्चों को स्टोरी बताते एक तरह से वो इमेजिनेशन में चली जाएगी। पर बच्चों का ऐसा होता है जब उनका बर्थडे होता है तो वो टॉफीज वगैरह लेकर आते ही हैं, है ना। और डिवाइड इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बिल्कुल बात नहीं होता है उसमें। तो मैं बच्चों को, अगर वो किसी का बर्थडे है जो भी है, तो मैं उसको उस तरह से बता सकती हूँ कि देखो आपने अभी जो बांटी है ना, वो बांटना ही डिवाइड है। मतलब डिवाइड आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, जिसमें आप काफी सारे लोगों को कोई चीज देते हो, तो अब आप किसको कितनी चीजें मिली हैं इस चीज को जब आप जानते हो तो ये आप जनरली डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी महावीर।
बोलिए महावीर, बोलिए। आज नेटवर्क इश्यू तो नहीं हो रहा बच्चों? नो सर। ठीक है, आज गूगल मीट पे। मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन भी पूछना है, पूछ लो। हाँ पूछ लो। सर अभी आपने एक वो पनिशमेंट वाला क्वेश्चन पूछा था। सर अगर हमसे पूछा ही जाए कि आपको पनिशमेंट देनी ही है, हालांकि ऐसा मना होता है कि पनिशमेंट नहीं देनी, बट लेकिन मुझे एक पनिशमेंट देनी ही है, बट वो पनिशमेंट ऐसी भी हो कि बच्चा कुछ सीख ले और वो मतलब अगर वो कुछ भी नोटी हरकत कर रहा है तो उसको वो ना भी करे, क्योंकि बच्चा और बच्चे उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो सर ऐसी बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकती है पनिशमेंट? अब मुझे पनिशमेंट का ही पूछना है कि मुझे पनिशमेंट ही देनी है तो। अच्छा देखो, ये पनिशमेंट ना टीचर पे। सर मैं बोलूंगा सर। हाँ बोलो चिन्मय। सर बीच में बोल रहा हूँ इसीलिए सर बोलो क्षमा चाह रहा हूँ बोलो। सर एक्चुअली there is a concept of sir negative reinforcement. That means मतलब हम मतलब तो जो पनिशमेंट पॉजिटिव मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बट पॉजिटिव पनिशमेंट। सपोज एक बच्चा कोई टास्क होमवर्क, हम सपोज एक टीचर एक बच्चा को होमवर्क दे रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, तो हम अगर बोलेंगे कि अगर तुम नहीं करोगे तो उस बार और ज्यादा होमवर्क मिलेगा, तो ये नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव पनिशमेंट है। बट ये पॉजिटिव पनिशमेंट लेकिन ये बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोला जाता है इसको। ये कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है हम तो मतलब पनिशमेंट नहीं देंगे बट ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। ठीक है। सॉरी सर, बट ये पनिशमेंट मुझे अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसमें बच्चे के ऊपर एक तरह से लोड आ जाएगा। मेरे को पनिशमेंट ऐसे देने के बच्चा कुछ सीखे भी, उसको पता भी ना चले और वो कुछ नया सीख भी ले, उसको पनिशमेंट भी मिल जाए। मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ। तो सर आप मेरे को ऐसा कुछ बता देंगे? हाँ अभी बताते हैं। हाँ जी, कुछ और कोई भी कहना चाह रहा? हाँ जी, कोई और कैंडिडेट कुछ भी कह रहा है? यस सर। बोलो। सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ऋषि। सर इसके लिए आई थिंक हमें बच्चे को फिजिकली थोड़ा हार्ड वर्क, फिजिकली वर्क कराना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उसको थोड़ी देर के लिए रनिंग करा दें। अब बेटा देखो आप थोड़ी देर के वहां तक रनिंग कर पाओ, अगर पनिशमेंट देने ही कंपलसरी है तो कोई एक्स्ट्रा जैसे हार्ड वर्क कहीं रनिंग करा दी या फिजिकल ओवर वर्क हो गया कोई झोले से, एक बार बेटा आप वहां से घूम के आओ, ताकि ये लगे कि बच्चे को ओनली मेरे को दी गई है, सभी बच्चों को नहीं, और ये फिजिकली हार्डवर्क ज्यादा ना हो, क्योंकि इसको हमें ये भी देखना है कहीं नेगेटिव रिजल्ट ना मिले बच्चे का। आई थिंक अगर देना ही जरूरी है तो फिजिकली हार्डवर्क दें तो बच्चे के लिए भी और वर्क के लिए। हाँ इसके साथ एक प्लस ये ऐड कर सकते हैं, बेटा अगर कल आप नहीं करोगे तो इसके ज्यादा आपको फिजिकल हार्डवर्क और दिया जाएगा, या फिर वो कराएंगे जाएंगे आपसे थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह जो भी होती है। आई थिंक बच्चे छोटे हैं और उनको फिर क्लास से बाहर भेजना मतलब वो अपना क्लास छोड़कर जाएंगे, उनकी पढ़ाई भी तो है। मैं बच्चों को क्लास में रहकर पनिशमेंट देना चाहती हूँ, पर वो खुशबू आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? मतलब आपके हिसाब से कौन सी पनिशमेंट बेस्ट रहेगी? सर मैं उसको कुछ मैंने जो सोचा था, ये मेरा पर्सनल है कि अगर बच्चा कोई चैप्टर का मैंने एक रैंडमली कोई भी पेज खोल के दे दिया, मैं उसको बोलूंगी कि बेटा इसमें से 10 वो वर्ड चाटो जो जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो। सर फिर मैं उसको क्लास के एंड में उसको ना सर थोड़ा प्रेशर बन जाएगा कि मेरे को अलग से काम मिला है। फिर क्लास के एंड में मैं उसको उसके मीनिंग्स बता दूंगी, या मैंने 10 उसको वर्ड चाटने को बोले उसको बोल दूं, तो छोटा बच्चा तो मैं उसको बोलूंगी बेटा 4 की आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है। सर उससे वो स्पेलिंग सीखेगा, वर्ड काटना सीखेगा, प्लस जब मैं क्लास से जाऊंगी तो मैं उसको उसकी मीनिंग बता दूंगी। मेरे को ऐसा लगा था कि मतलब अगर ये दे सके तो सर ठीक होगा। हाँ नहीं ठीक हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। आप इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस कर सकते हो। एक बार इनके बच्चों को सुन लेते हैं, फिर हरजिंदर सर मैं भी कहना चाहता हूँ एक। सर मैं बताऊं कुछ? 1 by 1 हरजिंदर पहले आप बोलो। मेरे को काम है ना, मेरी सुन लो पहले।
तो सर मैंने ना पढ़ा हुआ था जब हम एग्जाम दे रहे थे ना, उसमें ना मैम है को उन्होंने बताया हुआ था उस टाइम, जैसे अभी सर ने बात की है नेगेटिव रेनफोर्समेंट की, तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं जैसे कि अगर मतलब कि बच्चा काम ही नहीं करेगा तो पनिशमेंट ही देनी, जैसे अभी मैम ने क्वेश्चन किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे उसको खेल पे जो भी होता है उसका प्ले पीरियड होता है जो, तो हम ये कर सकते हैं कि आप आज ना ये प्ले पीरियड में नहीं जाओगे, आपने ना आज होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, अगर पनिशमेंट देनी ही ज्यादा जरूरी होगी है तो अब उससे क्या होगा, बच्चे को खुद तो वो सीखेगा ही सीखेगा, इससे ना दूसरे बच्चों पर भी असर होगा, पॉजिटिव उनके इंप्रेशन ये पड़ेगा कि मैम ने आज उसका प्ले पीरियड बंद कर दिया था, कि उसने ये काम नहीं किया था, वो दूसरे बच्चों पर उस पर ना प्रभाव पड़ेगा और दूसरे बच्चे भी काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसी बच्चे पर तो होगा ही होगा, साथ में सभी क्लास में भी ये जो है ना पॉजिटिव भी वो वातावरण हो जाएगा कि हाँ मैम ने ये बात कही है, उसको कही है तो मेरे को भी बोल सकते हैं। तो ये सर मैंने पढ़ा हुआ था, वो साइकोलॉजिस्ट मैम है, तो उसके बारे में मेरे को ये था कि शायद ये अच्छा आंसर हो सकता है। बाकी सर आप बताइए क्या कुछ आंसर ठीक है या नहीं है ये? ठीक है, कोई और बच्चा भी कहना चाहता है? यस सर। बोलो मोनिका। सर देखिए, अगर पनिशमेंट देनी है, इतना तो हमने भी पढ़ा है कि एजुकेशन में जो पनिशमेंट होती है, एनफोर्समेंट होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर उसके लिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन आंसर्स करने दिए बच्चे को, या वर्ड मीनिंग होमवर्क के लिए दिए, उसमें उसने जो जो करेक्शन किया है, मैं हर बच्चे को बोलूंगी वन टाइम इसको लिखिए, बट मेरे को जिसे पनिशमेंट देनी है तो क्यों ना मैं उसको ये बोल दूं कि बेटा आप इसको 5 टाइम लिखोगे। सर उससे एक तो सर वो उसकी पनिशमेंट हो गई, एक जो वो उसको लिखेगा तो सर वो उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा फिर, या वो याद कर पाएगा। ये हो सकता है सर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिपीट करने के लिए देते हैं, और जनरली पनिशमेंट में ये दिया भी जाता है प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, ये काफी सारे टीचर्स ऐसा करते भी हैं, ठीक है। श्याम आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर मुझे कहना है, हाँ जी बोलो। अगर सर बच्चों को पनिशमेंट देनी है तो ऐसी पनिशमेंट नहीं जिससे कि वो कुछ सीखे, जैसे कि अगर मैं डेली उसको 1 पेज राइटिंग देता हूँ तो मैं उसको पनिशमेंट के तौर पर उसमें 1 से ज़्यादा दे दूंगा, और इंग्लिश की बुक में वर्ड्स पर अंडरलाइन कर दूंगा और उससे बोलूंगा कि इसके हिंदी मीनिंग ढूंढ के खुद लिखना है और इसके एंटोनिम्स भी लिखना है। बिल्कुल। कुल मिलाकर के आप सब लोगों का एक आंसर जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि अगर आप पनिशमेंट अगर देनी ही है, कंपल्शन अगर है आपका पनिशमेंट देने की, तो आप कुल मिलाकर के कोई ऐसा टास्क देंगे, या चाहे वो फिजिकल वर्क दे सकते हैं आप उसमें, या कोई ऐसा टास्क देंगे या कोई ऐसी चीज़ कराएंगे आप जिसमें कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग हो, यही आप एक इससे सेंस ले रहे हैं ना। वैसे मैं जनरली बताऊं, अगर आप फिजिकल वर्क अगर कोई देना चाहते हैं या कोई भी आप टास्क देते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड दे दिया, ईवीएस से रिलेटेड कुछ भी दे दिया आपने, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सोच सकते हैं। इसके अलावा जो मैं जनरल पनिशमेंट्स होती हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जनरल पनिशमेंट्स ऐसा होता है कि कई बार है ना, बच्चे को क्या करते हैं, क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। ये उस बच्चे पे ये इम्पैक्ट डालता है कि बाकी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज फील होती है कि मैम क्लास से बाहर ना भेज दें। और एक छोटा बच्चा जो होता है प्राइमरी लेवल पर, वो इस चीज से बड़ा डरता है कि वो मेरे को मैम अगर क्लास से बाहर भेज देंगी तो मैं उस चीज को नहीं सही समझूंगा। तो एक ये तरीका हो सकता है। बाकी जो फिजिकल वर्क है और ये वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकल वर्क ही देना चाहिए या कोई एक लर्निंग करानी चाहिए। अगर कंपल्शन है तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, इट डिपेंड्स आप कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं और किस तरीके की पनिशमेंट देना चाहते हैं आप, मतलब कौन सी प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम में क्या पनिशमेंट देना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लास से बाहर खड़ा कर सकते हैं, मतलब रूम से बाहर खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी सुमन। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। सर मुझे लगता है जैसे बोर्ड पे हम कुछ काम करा रहे हैं तो हम बच्चे को बोलेंगे, वो ध्यान नहीं दे रहा ना, तभी पनिशमेंट करेंगे उसको। तो हम बोलेंगे आप बेटा बोर्ड पे कुछ अभी जो पढ़ा है ना वो करके दिखाओ आप, तो उसमें भी वो थोड़ा हेजिटेशन तो होगा ही, और बच्चे भी ध्यान देंगे कि अब मेरी भी बारी आ सकती है, उसकी भी बारी आएगी, तो और बच्चे तो ज्यादा ध्यान देंगे ही, और वो बच्चा भी फिर से ध्यान देने लगेगा। जैसे उसकी गलती होगी उसे मैं धीरे से बताऊंगी, प्यार से, फिर बोलूंगी बेटा अभी अब की बार है ना ध्यान से देखना, ठीक है, अब शरारत नहीं करनी है, जो भी कुछ है, तो और बच्चे भी ध्यान देंगे और वो क्लास में रहकर ही सीख लेगा। ठीक है, बड़े बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप लोग उसको लंच के लिए मना कर सकते हैं, मतलब उसको उस दिन आप कहेंगे आप लंच नहीं करोगे आज क्योंकि आपने ये होमवर्क नहीं दिया, और जब तक आप नहीं सुनाते तब तक मैं आपको लंच के लिए अलाउ नहीं करूंगी। एक ये भी एक तरीका हो सकता है।
इसके अलावा आप उसको बच्चे को बोल सकते हैं कि आप बोर्ड के पास आकर के खड़े रहो जब तक कि मैं पढ़ा ना दूं, या जो भी एक्टिविटीज चलेंगी पूरी क्लास में आप बोर्ड के पास ही खड़े रह जाओगे। तो ये भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑल एग्जाम्पल्स आर पॉजिटिव काउंसलर। हाँ जिनमें एक्चुअली क्या है, पनिशमेंट जो होती है ना उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये इम्पैक्ट होते हैं। जब हम किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को, और मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, आप पनिशमेंट किसी भी तरीके की पनिशमेंट को ना मना कर दिया गया है, तो किसी भी तरीके की पनिशमेंट आप अब इस टाइम पर ना दें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो कंपल्शन है, तो बहुत सारे तरीके हैं, वो इट डिपेंड्स, टीचर टू टीचर वेरी कर सकता है, तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। इसमें ऑलरेडी हम काफ़ी स्ट्रेच कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, आप उस वीडियो को प्रॉपर देखना, उसमें बहुत सारे बेस्ट पॉसिबल सजेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर देखना इसी सेम क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, नेक्स्ट, यदि कक्षा में बालक बहुत प्रश्न पूछता है तो आपका व्यवहार उसके प्रति क्या होगा? मतलब एक बच्चा जो है वो बार बार क्वेश्चंस रेज कर रहा है। जनरली होता है छोटे बच्चे बहुत क्वेश्चंस रेज करते हैं और हम एज अ टीचर सोचते हैं कि यार इतना क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे क्लास पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करने दे रहा, और एक ही बच्चा पूछ रहा है बार बार। ऐसा हो कि हाँ डिफरेंट बच्चे पूछे तो उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगी। लेकिन एक बच्चा है जो कि बार बार, ऐसा भी होता है कई बार इरिटेटिंग भी हो जाता है ये, है ना, और कई बार ऐसा होता है कि इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा होता है। कई बार ऐसा आपको लगता है कि शायद इसने कुछ गलत अंडरस्टैंड कर लिया है यानी मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब आपका क्या इसके प्रति रवैया रहेगा या आपका इसके प्रति क्या बिहेवियर रहेगा जब बच्चा बार बार कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है? इसको आंसर करते चलिए। शुरुआत करते हैं चिन्मय से। सर मैं थोड़ा सोच के बोलूंगा। चलो हाँ मानस, अभी कनेक्ट हुआ, आप बताओ। ओके सर। मानस आप कैमरा ऑन करके क्लास में कैमरा ऑन करके बताओ। ओके सर एक जनरली जो भी कैंडिडेट है ना अपना आंसर देना चाहता है ना, सिर्फ वही माइक ऑन करो और हो सके तो कैमरा ऑन करके भी बात किया करो। ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर आप लोग समझा पाओगे। हाँ जी बोलो। सर ये दिखाता है कि बच्चा क्लास में इंटरेस्टेड है, कि वो जानना चाहता है। अगर वो सर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कॉन्सेप्ट उसके ज्यादा क्लियर नहीं है, बट हर बच्चे के पास इसके नायब कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको उन कॉन्सेप्ट से और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ ले जाए, और टीचर को कभी अपना पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। इस वजह से बच्चा कितने भी बार क्वेश्चन रिपीट करे, कितनी बार सेम डाउट बार बार पूछे, हमें ना ही अपने कोई फ्रस्ट्रेशन दिखानी है और कामली उनको हर बार डील करना है। ठीक है, और कोई कैंडिडेट? सर मैं बताना चाहूंगा। श्याम बोलो। सर अगर मैं बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर वो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है तो मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। अगर वो चैप्टर से हटके क्वेश्चन कर रहा है तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा कि मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा इसके आंसर। और अगर वो कुछ अलग ही कुछ ऐसा पूछ रहा है तो मैं उस बच्चे को, जो मुझे नहीं पता है, तो मैं बोलूंगा बेटा मैं इसका आंसर कल दूंगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा। श्याम के जो आंसर्स हैं, आप ये तीनों आंसर्स बहुत अच्छे से दिमाग में रख सकते हो और यही करना होता है हर एक टीचर को। श्याम ने बड़ा अच्छे से बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट कोई कैंडिडेट? तो सर मैं बताना चाह रही हूँ सर। हाँ नंदिनी बोलो। सर जैसे श्याम सर ने कहा है वो सही है, लेकिन उसके बाद मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि शायद बच्चा अटेंशन पाना चाह रहा हो क्लास में। ये भी एक रीजन हो सकता है इसका, कि हाँ अटेंशन पाना चाह रहा हो कि मैम मेरे को क्लास में मेरा नाम लेके बुलाए। तो मैं क्या करूंगी उसके लिए, उसको क्लास में कहूंगी हाँ बेटा वेरी गुड, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लेकिन क्लास के बाद, जब क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्वेश्चन पुट अप करना। अभी तब तक के लिए अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो, उसके बाद में। ये एक रीजन हो सकता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर हम बार बार बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी साइकोलॉजी ये चल रही है कि वो अटेंशन पाना चाहता है। वो चाहता है कि मैम मेरे को बार बार मेरा नाम लेकर के बोले या क्लास में मुझे थोड़ी सी अटेंशन मिले, है ना, अटेंशन सीख करना चाहता है।
या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मिसअंडरस्टैंड हो गया। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको रीजंस भी पता होने चाहिए और आपका जो बिहेवियर है वो उस रीजन के बेसिस पर ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कोई और बच्चा बताना चाहता है? हरजिंदर आप बोलो। अभी जो उन्होंने बताया है ना, हम सर ने जो बताया वही सेम आंसर ही है मेरा भी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट कोई और कैंडिडेट बताओ। ऋषि आप बताओ। सर अगर बच्चे टॉपिक से रिलेटेड ही पूछ रहा है तो मैं सबसे पहले और बच्चों को भी आई थिंक बोलूंगा, बेटा देखो ये कितनी अच्छी बात है, टॉपिक के नियर बाय ही घूम रहे हैं आप भी, इससे रिलेटेड कल हम टॉपिक पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी पढ़ेंगे इसके नियर ऐसे ही क्वेश्चन क्वांट करके लाएंगे जिससे एक बच्चे एक दूसरे के टच में आएंगे और करके सीखेंगे। क्योंकि हमने अपनी टीचिंग में पढ़ा था करके सीखना या उससे रिलेटेड करके सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चा टॉपिक से रिलेटेड है और बच्चों को भी उसी टॉपिक पे हमें लेके आना है, क्योंकि सभी बच्चों की अलग अलग थिंकिंग होती है, कोई अलग किसी तरह सोचेगा किसी तरह, आई थिंक ये भी ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसे मोटिवेट भी रहेंगे, अब सर सब पर इक्वल ध्यान दे रहे हैं, सभी को बराबर पहुंच रहे हैं। तो हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कई बार हाईली इंटेलिजेंट हो जाता है, तो क्या पता अगर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कर रहा है तो क्या पता वो बच्चा और बच्चों से ज्यादा बेटर, जैसे एक IQ लेवल होता है बच्चों का, तो काफी अच्छा हो सकता है। लगता है कि जो वीक बच्चे उनको भी लेके चलना है, और जो हाईली इंटेलिजेंट बच्चे उसे भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो उसको क्या करना है, उसको भी ऐसा वर्क आगे हमें ऐड करना है कि वो अपना मतलब कि जो इंटेलिजेंस है वो दिखा सके, वो अपने आप को गिल्ट फील ना करे कि हाँ मेरे को तो ये आता है और मैं यहीं पे स्टैंड हूँ। उस बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देंगे, एक्स्ट्रा दे सकते हैं और हमें अलाउ भी किया जाता है कि हमें ऐसे बच्चों को भी आगे लेके जाना है। थैंक यू सर। ठीक है। सर, आप मेरा एक क्वेश्चन है। जिस भी कैंडिडेट ने ना आंसर कर दिया ना, अपना हैंड रेज कर रखा ना, अपने लोअर हैंड कर लो आप अपना, सभी जिन्होंने आंसर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ श्याम पूछिए। सर जैसे हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे हमें दूसरे स्टेट के बच्चे मिलते हैं, अब उनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी में है, उनको अपनी लैंग्वेज आती है, जैसे वो मिजोरम के असम के वो आते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं आती है। लेकिन इसका आंसर ना ये दिया जाता है कि पहले मैं उसकी लैंग्वेज सीखूंगा समझूंगा तब उसको पढ़ाऊंगा। सर ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा, मैं उसको कैसे पढ़ाऊं, मैं उस बच्चे को कैसे हैंडल करूं, मैं कैसे सिखाऊं मैं उस बच्चे को जो ना हिंदी समझ पाता है ना इंग्लिश समझ पाता है, सिर्फ वो अपनी स्टेट की लैंग्वेज समझ पाता है बस, और वो मुझे नहीं आती है। ठीक है, चलो इसको भी आंसर करेंगे अभी, लेकिन ये क्वेश्चन है ना इससे थोड़ा अलग है, तो इसको अभी इसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है श्याम। ओके सर। अभी इसको कंप्लीट कर सम अप कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लेंगे, ठीक है। चलिए कोई और कैंडिडेट? हाँ खुशबू आप आंसर करना चाह रहे हो ये वाला, बोलो। हेलो हाँ जी, सर, बोलिए। ये ना मेरे साथ में बचपन से होता है, मेरे साथ अभी भी हो रहा था जब तक आपने मेरा नाम नहीं लिया था। सर मैं ऐसे करके बचपन से ही होता है। तो इसमें मैंने अपने टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताना चाहूँगी। मैम क्या करते थे, क्लास के टाइम पे जब मैम ने पढ़ा दिया तब 2 मिनट का टाइम देते थे, अब किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते आते थे। कुछ भी कंप्लीट किया, 2 मिनट का टाइम दिया, बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिए, और क्लास के बाद में 10 मिनट मिलते थे कि जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो, तो उससे मोस्टली बच्चों के कवर हो जाते थे। और अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है, सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, इस वजह से वो बार बार क्वेश्चन इलॉजिकली भी कर सकते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे श्याम ने बोला ना कि अगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करता है तो उनको कहेंगे कि मैं आपको इसका आंसर क्लास के बाद बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन गलत करा है या आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता मान लीजिए, तो आप कहेंगे उनको कि हाँ मैं इसका आंसर पता करके कल आपको बच्चे इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और अगर वो बच्चा क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, मतलब आपको पता है कि ये क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस कराएंगे कि जिससे कि वो समझ पाए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का इस टॉपिक से रिलेशन नहीं है उतना, तो एक एक्सपीरियंस कराएंगे मतलब हम उनको। हाँ जी, अचीवमेंट भी है ना ये कि अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं तो हमेशा से यही चाहूंगी कि बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए हमें
बच्चे को जब वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सके, इसके लिए इनकरेज करना चाहिए। मतलब ये काफ़ी अच्छी क्लास मानी जाती है जिसमें बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज करते हैं। ठीक है, तो हमें जो बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछे, हाँ, आपका रवैया सबसे पहले उनके प्रति इनकरेजिंग होना चाहिए। अब मतलब उनको इनकरेज करने वाला होना चाहिए, उनको प्रेरित करने वाला होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। ठीक है, तो आपका रवैया सिंपली अगर पूछा जाए एक वर्ड में तो इनकरेजिंग होना चाहिए, यानी प्रेरित करने वाला होना चाहिए, जो आप बच्चे को प्रेरित करे। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए, और सकारात्मक रवैया होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है तो ये इस बात की निशानी है कि जो आपके द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बच्चा उसमें इंटरेस्ट रख रहा है या उसके अंदर इंटरेस्ट बना हुआ है उसका। ठीक है, तो आप उसको उसके प्रति सकारात्मक रहेंगे और उसके हर एक क्वेश्चन को उस सिचुएशन के अनुसार हैंडल भी करेंगे और उसको 100% सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर थोड़ा सा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है, क्योंकि जनरली बच्चे होते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही चले जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन राइज करते हैं, तो वहां पर आप उनको उस तरीके से टैकल करेंगे जिससे आपकी क्लास का टाइम भी वेस्ट ना हो, और दूसरी चीज बच्चे का जो इंकरेजमेंट है ना वो भी कम ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, है ना, बच्चा इंटरेस्ट कम लेने लग जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे, आई होप ये क्वेश्चन को आप लोग सेटिस्फाई हो पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन श्याम वाला ही ले लेते हैं। श्याम ने कहा कि मैं किसी स्टेट में मेरी पोस्टिंग हो जाती है जहां पर मुझे ना तो उस स्टेट की लैंग्वेज आती है और उस बच्चे को ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। अब मुझे उस बच्चे को पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, क्योंकि वो साथ में श्याम ने ये भी कहा है कि उस बच्चे की लैंग्वेज सीखने इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चे की लैंग्वेज को हम पहले सीखेंगे फिर उसको पढ़ाएंगे, लेकिन उस पीरियड में तो हमें पढ़ाना पड़ेगा ना। चलो इसको आंसर करो। वैसे ऐसा होता नहीं है, 100% बच्चा एक रीजनल लैंग्वेज को लेकर नहीं आता, केवीएस में नहीं आता। ठीक है, तो आपको ऐसे कम बच्चों का, लेकिन इसको हम आंसर कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा। ठीक है सर मैं बताऊं इसका एक? हाँ बताओ। सर मैं रोहिणी सेक्टर 25 के स्कूल में गया था पढ़ाने, वहाँ पे एक स्टूडेंट था असम का। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो ना तो वो हिंदी समझ पा रहा था और इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहा था। तो बाकी जो उसके साथ में बैठे थे उन बच्चों ने मुझे बताया कि ये हिंदी समझ नहीं पाता है, इंग्लिश भी नहीं समझ पाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया सर। ऐसा होता है, नहीं मुझे ऐसा मिला होता है, एक बच्चा ऐसा। बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ केवीएस के लिए बोला कि केवीएस, क्योंकि केवीएस रीजनल लैंग्वेज को ध्यान में लेकर के अपनी क्वालिफिकेशन या स्टडीज नहीं कराता है, वो बायलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी को लेकर कराता है, रीजनल लैंग्वेज को उसने इतना वो नहीं दिया हुआ। और रही बात, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर हो सकता है जो आपने पूछा मुझसे। ठीक है, तो इसको हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल करते हैं कि एक बेस्ट पॉसिबल आपके पास क्या, क्योंकि देखो टीचर के पास हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उस क्वेश्चन को स्किप कर सकता है, क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं कर सकते आप। सॉरी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे करके भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। और ये जो प्रॉब्लम आपने बताई मैंने भी बहुत बार फेस की हुई है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को पढ़ाया है, मैं डीएसएसबी केवीएस में कई बार ऐसा पढ़ाता था। तो कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो बाहर से आए होते थे, मतलब तमिलनाडु के बच्चे होते थे, कई हैदराबाद के बच्चे होते थे, तो उनको ना वो समझ में नहीं आती थी, लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी, तो उनसे ना वो कम्युनिकेशन मेरा बेटर नहीं हो पाता था। और मैं तो कॉम्पिटेटिव लेवल पढ़ा रहा हूँ, मैं तो लैंग्वेज भी नहीं सीखूंगा उनकी, क्योंकि मैं स्कूल में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं बेस पे तो काम नहीं करूँगा। तो ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली। अब इसके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, पहले आप लोग बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या हो सकता है बेस्ट। हाँ बताओ। सर हम स्टाफ रूम में अपने जो टीचर्स होते हैं स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, उनसे हम अपने आप को सोशलाइज करने का करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनकी लैंग्वेज सीखेंगे, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख लेंगे, लैंग्वेज सीख सकते हैं। इस तरह से थोड़ा बेसिक लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, प्लस क्लास में बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे तो हो जाता है। हम ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में सारी लैंग्वेज सीख देंगे, बट हाँ बेसिक जो वर्ड्स हैं वो तो हम बोल ही पाएंगे। ठीक है, और बताइए। सर हम ना इस पे ना एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि हम एक्टिविटी कैसे करवाएंगे, अभी ये हमें पता है कि हमें ये लैंग्वेज नहीं आ रही, बच्चे को तो नहीं पता ना टीचर को ये लैंग्वेज आती है या नहीं आ रही। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने थोड़ा एक्टिविटी करवा रहे हैं, जैसे कि ये लंच बॉक्स ही ले लेंगे, तो हम ना सभी बच्चों को खड़ा कर सकते हैं कि आप बताओ आप लंच में क्या लेके आए, आप क्या लेके, अभी हमें वो शो भी हो रही है तो वो क्या लेके आए हैं क्या नहीं लेके आए, तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा असम में अगर वो बच्चा है असमिया बोल रहा है तो वो उस लैंग्वेज में उस चीज को क्या बोल रहा है,
क्या वो रोटी को रोटी बोल रहा है, चपाती बोल रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, तो हम एक्टिविटी करवाने के चक्कर में ना उस चीजों को लिख भी लेंगे। तो ये तो हमें पता ना हमें लैंग्वेज नहीं आ रही, इससे क्या होगा कि हम लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और एक दो बार हम किसी और चीज की एक्टिविटी ले रहे हैं, जैसे तो इससे क्या होगा कि इसको अपने वर्ड्स को लिख लेंगे और इस चीज को सीखेंगे तो अपने वर्ड्स को जोड़ के इस पुस्तकों को पढ़ने के लायक तो बन सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि सर इसमें ज्यादा टाइम हमें देना पड़ेगा, जैसे अभी सर कह रहे थे कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेहनत करना तो टीचर का फर्ज है और हार्ड वर्क से कभी भी टीचर को ना पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये मेरे को नहीं लगता कोई सर भी कुछ ज्यादा बड़ा हार्ड वर्क है, हम कर सकते हैं इस चीज को। अगर हम बच्चों उसी बच्चे से सीख के उसको पढ़ा भी सकते हैं, उसे शो भी नहीं होगा कि हम उससे ही सीख रहे हैं। सर थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। सर मैं एड ऑन करना चाहता हूँ इसको। हाँ मनस। मैं सर दिसंबर के मंथ में 10 दिन के लिए उड़ीसा में था, तो 10 दिन में जो लोकल से इंटरेक्ट करते हुए मैंने बेसिक वर्ड्स पिकअप कर लिए थे। तो मुझे लगता है नई लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल बात नहीं है। हम ये कर सकते हैं क्लासरूम में, अगर बच्चे को उसकी लैंग्वेज पढ़ना आता है तो फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्लास में कोई भी प्रॉप्स चाहते हैं तो उसका फ्लैश कार्ड लगा देंगे, हिंदी भी लिखी होगी, इंग्लिश भी लिखी होगी एंड ये उसकी नेटिव लैंग्वेज में लिखी होगी। और जब उसको प्रोनाउंस करेंगे क्लास में तो तीनों वर्ड्स को प्रोनाउंस करके बताएंगे ताकि बच्चा कैच कर पाए कि अच्छा एप्पल है तो उसको उसकी भाषा में क्या बोलते हैं, वो उससे कनेक्ट एप्पल को कर लेगा। इसी तरीके से हम क्लास में जितने भी रहेंगे तो मल्टी जो लैंग्वेज का अप्रोच फॉलो करेंगे। साथ में बच्चों में इंटरेक्शन को लाएंगे, कुछ एक्टिविटीज कराएंगे ताकि बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज को प्रिफर कर पाए। और हमसे ज्यादा बच्चे एक्टिव होते हैं क्योंकि वो अभी लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहे हैं। हमें तो लर्न करना है इसलिए ज्यादा एफर्ट लगेगा, वो आराम से एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो उनको अलग डॉक्यूमेंट्स या कोई शॉर्ट मूवीज टाइप हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, हम उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। मतलब जनरली हम ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चा ऑब्जेक्ट को जल्दी पहचानेगा, चाहे उसके पर्टिकुलर उसके मीनिंग को ना जानता हो या उस टर्म को ना जाने, लेकिन ऑब्जेक्ट से वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा। और साथ के साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जो क्लासरूम के बच्चे हैं उनका भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन ले सकते हैं उस बच्चे को सिखाने के लिए, है ना। वो आपको उस लैंग्वेज में थोड़ा बेटर कर देंगे या उस बच्चे की जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसके साथ डील करने में आपको मदद करेंगे, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं दूसरी लैंग्वेज के अंदर उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं उससे थोड़ा सा अवेयर करा सकते हैं और बच्चे की भी लर्निंग में थोड़ा बेटरमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफी तरीके हो सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं, अभी बताते हैं उस बारे में। अभी और भी कैंडिडेट से ले लेते हैं। हाँ जी सर, थोड़ा मैं बोलूंगा सर। हाँ बोलो सर एक्चुअली लास्ट जो पॉइंट जो बोले हैं वो बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर भी सर सिंस हिंदी इज द मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज इन आवर कंट्री, तो वो बच्चों को हिंदी थोड़ा सीखने के लिए मैं वो जो बच्चों को मैं सर मोटिवेट करूंगा, नॉट कि लर्निंग कराऊंगा। वो अगर टीवी चैनल के थ्रू अगर कोई मतलब फैमिली में कोई बात कर सकते हैं तो उसके थ्रू मैं थोड़ा उसको मोटिवेट करूंगा कि वो हिंदी लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़ा मतलब थोड़ा झुकाव होना चाहिए। मैं वो कोशिश करूंगी वो कैसे सीखेगा हिंदी, उसके ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। और सर देयर इज अ थ्योरी दैट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज पर द डार्विन्स थ्योरी। सो बच्चे को अगर मैं हिंदी में भी क्लास में पढ़ाऊंगा और हिंदी में सीखने के लिए उसको मोटिवेट करूंगा तो वो ऑटोमेटिक वो कुछ महीने बाद धीरे धीरे वो भी हिंदी में भी सीख जाएगा सर। क्योंकि सर वो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो लैड्स होता है हमारा ब्रेन में, वो ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेगा और धीरे धीरे अगर नया लैंग्वेज को सिखाएंगे। क्योंकि हिंदी टीवी के थ्रू किसी सॉन्ग्स के थ्रू अगर वो घर में देखेगा, कुछ प्रोग्राम देखेगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि उसको हिंदी कैसे सिखाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम उसको अंडरस्टैंड कैसे कराएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आप जो बात बोल रहे हो धीरे धीरे वो एक सेकेंडरी पॉइंट पर हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि हम केवीएस में तो आफ्टर ऑल बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, लेकिन वो एंट्री लेवल पर बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? जब एंट्री लेवल हुआ है तब बच्चा रीजनल लैंग्वेज को ही अपने साथ लेकर के आया और हिंदी इंग्लिश में अभी उसका इतना ज्यादा नई इन्वायरमेंट था या इतनी अवेयरनेस नहीं है उसको। तो स्पेशली हम जो उस स्टेट के बच्चे भी तो आपकी क्लास में होंगे उनकी मदद ले सकते हैं। उसके अलावा और भी ऐसे प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग पढ़ा सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स की मदद ले सकते हैं, है ना। इसमें टीचिंग एड्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अभी जनरली देखो आप गूगल ट्रांसलेट के जरिए भी हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अभी डिजिटल उससे रिवोल्यूशन से गुजर रहे हैं ना।
तो हम डिजिटल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसको बेटरमेंट कराने के लिए। आजकल स्मार्ट क्लासेस आ गई, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, केवीएस के अंदर भी आ गए हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी हम उसमें टारगेट कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट को समझाने के लिए। वो तुरंत गूगल से ट्रांसलेट करके आपके सामने उसका उस रीजनल लैंग्वेज के अंदर मीनिंग दे देगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल चेंजेस हैं जो किए जा सकते हैं एट एनी पॉइंट जहां पर भी बच्चे ने स्टार्ट किया है किसी भी रीजनल लैंग्वेज से, और धीरे धीरे करके वो शायद उस चीज में और बेटरमेंट कर लेगा जो कि एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट को मल्टीलिंगुअल बना देगा। और मल्टीलिंगुअल एक टीचर के लिए चैलेंज हो सकता है लेकिन एक बैरियर के तौर पर काम नहीं कर सकता, बस इतना ध्यान रखना। वो पूछे कोई बैरियर होगा, अगर बच्चा ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ये कोई बैरियर है कि नहीं, सर बैरियर नहीं है, चैलेंज है, टास्क करने पड़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज हमें भी करनी पड़ेगी और बच्चे से भी करानी पड़ेगी। और ओवरऑल मिलाकर के मैं इसमें टीचिंग एड्स का बहुत बड़ा योगदान समझता हूँ, क्योंकि टीचिंग एड्स हमारे बीच के जो कम्युनिकेशन गैप्स है ना उनको फिल कर देता है, वो एक ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। हाँ खुशबू, आप एक कुछ कहना चाह रहे हैं? आप खुशबू का एक लास्ट ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे सर वो कंफ्यूज हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ सभी ना लोअर हैंड कर लो, जिसका भी आंसर हो गया सभी लोअर हैंड कर लो, सिर्फ मनस रह गया। मनस बोलो। अच्छा आपका भी लोअर हैंड है, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे। हाँ ऋषि आप बोलो क्या करें। सर ये सर बच्चा अगर हमारे पास आया तो एक दिन में हमने कुछ ना कुछ उसको होमवर्क भी देना है, चाहे हल्का फुल्का, क्योंकि सभी ने बताया ये करेंगे वो करेंगे। मेन टॉपिक बच्चे का घर पे जाएगा कुछ ना कुछ होमवर्क आई थिंक जो ऐसा ले जो कॉमन रहे, उसका इंटरेस्ट भी पड़े बने सब्जेक्ट पे, और आगे जो भी नेक्स्ट डे आए हमारे लिए बेटर रहेगा। हमें ये पता चलेगा बच्चे ने कितना वर्क तो कर लिया और कितनी की इंटरेस्ट है दूसरी लैंग्वेज वगैरह सीखने में, क्योंकि होमवर्क देना भी कंपलसरी है सर। हाँ तो उसको कोई अल्टरनेटिव होमवर्क दे सकते हैं हम, कॉमन होमवर्क की जगह पर अल्टरनेटिव होमवर्क दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे की कुछ लर्निंग में और एनहांसमेंट हो। जैसे हम उसको कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं, है ना, जिसके थ्रू वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। तो ऐसा है, जहां भी हमें कुछ है ना इश्यूज आते हैं ना प्रैक्टिकल क्लासरूम के अंदर, वहां हम अल्टरनेटिव जरूर सबके लिए। जैसे कई बार बच्चे ना टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते और टीचर क्या करता है कि सभी को ना सेम टेस्ट देता है, अल्टरनेटिव टेस्ट भी दिए जाते हैं ना। कई बार टीचिंग होती है, अब हम टीचिंग सभी के लिए सेम तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेसिक वाले होते हैं, तो हमें वहां पर अल्टरनेटिव टीचिंग भी रखनी पड़ती है, या कुछ एक्स्ट्रा टीचिंग करानी पड़ती है, या कुछ फोकस एक्स्ट्रा क्लास के ऊपर करा जाता है जिसमें उन बच्चों को स्पेशली कराया। जैसे FLN आया हुआ है। FLN क्या है? एक एक्स्ट्रा एफर्ट है टीचर की तरफ से, किसके लिए? बच्चे के बैक टू बेसिक तक ले जाने के लिए, जिसमें बच्चे की लिटरेसी और न्यूमरेसी को थोड़ा बेटर किया जा सके। तो ये अल्टरनेटिव्स ही हमें, मुझे लगता है कि सप्लीमेंट करते हैं हमारे हर एक बच्चे को। जैसे कोई बच्चा अगर लैग कर रहा है तो वो वहां पर उसको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करने के लिए कुछ तो हमें एड ऑन करना पड़ेगा। तो यही बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और बेटर कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, और क्या नाम है अभी? खुशबू आपका फुल मॉक हो गया क्या? नो सर। ठीक है, आप इस वीकेंड कनेक्टेड रहना, मैं आपका इस वीकेंड कराता हूँ। ठीक है, ओके श्योर। चलिए एक मेरा लास्ट। नहीं है सर ऋषि। हाँ ऋषि आपको भी कराते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चा कक्षा में पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? मतलब बच्चा क्लास में इंटरेस्ट, जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो क्लासरूम की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि क्लासरूम के अंदर जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी बातें हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग उनका जो लंच लेकर के आए हैं वो है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर टीचर सुनने वाला है, या कोई टेस्ट लेने वाला है, या कोई होमवर्क चेक करने वाला है, वो ज्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं। इसी वजह से मेजरली उनका इंटरेस्ट नहीं होता क्लासरूम के अंदर। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिस वजह से बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता, और आप इसको कैसे और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन है इस क्वेश्चन के अंदर। इसको आंसर कीजिए। सबसे पहले अभी एक कैंडिडेट ने किया था हैंड रेज, आई थिंक उनका नाम मनस ने किया था शायद। हाँ जी, निशांत कौन हो? मोनिका। हाँ मोनिका बोलोगे। जी सर, देखो जब बच्चा एक क्लास में अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कहीं हमारे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं है,
कि हमारा जो मेथड है वो क्या है, वो उसके लेवल का है या नहीं है, उसमें उससे डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही। और नेक्स्ट सर हम फिर ये देखेंगे कि वो क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कहीं वो किसी बात को लेके टेंशन में तो नहीं है स्कूल की तरफ से या अपने घर की तरफ से। हम उसके मम्मी पापा से भी बात करेंगे। और फिर सर नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि वो प्रॉब्लम में कहाँ से है, कहीं वो मेरे ही सब्जेक्ट से तो प्रॉब्लम में नहीं है या वो एवरी सब्जेक्ट में ऐसा कर रहा है, तो हम टीचर्स की हेल्प भी लेंगे इसके लिए। हम ये देखेंगे कि उसका फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर कैसा है, कहीं वो अगर ध्यान नहीं दे पा रहा है, टेंशन में है, तो किसी बच्चे की तरफ से तो नहीं है वो। सर ऑल ओवर हम ये चीजें देखेंगे, तो जहाँ पे हमें ये दिखेगा कि हमें सुधार करना चाहिए, हम वहां पे सुधार करेंगे सर। ठीक है, और बताओ कोई और कैंडिडेट? कविता। यस सर, सबसे पहले तो हमारा जो लेसन प्लान है उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी है जो उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि भाई आपको समझ में आया, कितना समझ में आया, कहाँ से रह गया, और जो नहीं आया है उसके बेस पे फिर और एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करेंगे और बच्चा इसमें इन्वॉल्व होगा और इंटरेस्ट भी लेगा सर। ठीक है, बच्चा चिन्मय। धीरे धीरे हाँ। इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा सर। चिन्मय, क्वेश्चन ये है कि बच्चा क्लासरूम एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, हम क्या करेंगे? मतलब इस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है चिन्मय। फर्स्ट ऑफ सर रीजन फाइंड आउट करेंगे कि बच्चा इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, श्याम आप आंसर करो, आपका अच्छा है आंसर। कविता। अच्छा सर, जैसा कि मैम ने बताया कि सबसे पहले रीजन ही जानेंगे कि बच्चा इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। श्याम उसके अपना बाद कैमरा ऑन करो। आप सुनो। सर, जैसे कविता मैम ने बोला है कि रीजन जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद वो क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो बच्चे से बोलेंगे, जैसे कि मैं ऑडिबल सिखा रहा हूँ बच्चे को, तो मैं उसको बोलूँ बेटा बाहर से ना कुछ पत्थर उठा के लाओ छोटे वाले। तो उस बच्चे को मैं उस टोन के थ्रू ऑडिबल सिखा सकता हूँ, जिससे कि उसको पर्सनल टाइम दे पाऊंगा सर। मैं उस बच्चे से पर्सनल इंटरेक्ट कर पाऊंगा मैं। ठीक है, श्याम आप मेरे से पहले से कनेक्टेड हो? जी सर। कब से? सर, जब से आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तब से ही। मतलब कितना टाइम हो गया? जो आप इंटरव्यू की वीडियो बनाया करते थे सर, मैं वो भी देखा करता था मैं। मेरे को आप है ना देखे उसे लगे, इसलिए मुझे ऐसे लगा। हाँ, आपसे मेरा इंटरेक्शन पहले भी हो चुका है? नहीं सर, पहले नहीं हुआ, बस वीडियो कॉल पे हुआ है, क्लास में। मतलब क्लास में हुआ? कब हुआ? जब से आपने पीआरटी के इंटरव्यू की क्लास स्टार्ट की है। अच्छा ठीक है, मतलब कनेक्टेड आप पहले से हो, टीजीटी पीजीटी के टाइम से कनेक्टेड हो? जी सर, तब से मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने नंबर है आपके श्याम? 124। 124। कैटेगरी? एससी कैटेगरी। ठीक है, डिप्लोमा कैंडिडेट हो? जी सर। ठीक है, चलो मेहनत करो श्याम, मेहनती कैंडिडेट हो आप, दिखाई दे रहा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आंसर्स आपके अच्छे आते हैं। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट कौन कैंडिडेट था? खुशबू। हाँ जी। सर आपने बताया कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, पहली बात तो मैं उसका रीजन जानूंगी। रीजन कुछ भी हो सकता है, बच्चा इंट्रोवर्ट हो सकता है, नोटी बच्चा हो सकता है, या उसके ऊपर कोई ना कोई किसी टेंशन में है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब जैसे अगर बच्चा नोटी है तो उसको मैं उसके फ्रेंड से अलग बैठा दूंगी, उसको फ्रंट डेस्क पे बैठाऊंगी और उसको बोलूंगी कि मैंने जो लेक्चर अभी जो मैं बोलूंगी, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, उसके बीच में मैं पर्टिकुलर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, सिर्फ आपसे ही पूछूंगा, आपको बताना है। बच्चा अटेंटिव हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए मैं अपना मेथड चेंज कर सकती हूँ, कुछ एक्साइटिंग कर सकती हूँ, कुछ प्लेवे मेथड के थ्रू बता सकती हूँ उसको। और अगर बच्चे को टेंशन है कि दूसरे लेक्चर जो होगा मैम का, वो आएंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम दिया हुआ है, तो उसको मैं काम डाउन करने की कोशिश करूंगी और अपने सब्जेक्ट पे उसको फोकस लाने की कोशिश करूंगी। उसको बताऊंगी कि बेटा वो वाला काम भी हो जाएगा, और मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी लास्ट में 10 मिनट के, ठीक है आप ये काम भी कर लो, क्योंकि बच्चा बहुत टेंशन में होता है, छोटा बच्चा तो और भी ज्यादा टेंशन में होता है।
इस तरह से मतलब ऐसा होता है। ठीक है, काफी कुछ ठीक बताया आपने। नंदिनी। यस सर। पहले मैं क्या करूंगी सर, पहले मैं जानने की कोशिश करूंगी कि उसके जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके बारे में बच्चे को पता है या नहीं पता है, मतलब बेसिक्स उसके क्लियर है या नहीं है। मैं अगर उसके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम देके उसके बेसिक्स क्लियर कराऊंगी। अगर ये भी उसका कोई रीजन नहीं है, मतलब बेसिक्स क्लियर है, तो मैं दूसरा ये हो सकता है कि मैं रैंडमली क्लास में उसी के पास में जो स्टूडेंट बैठे हैं दो, मैं डायरेक्ट उसको पिन पॉइंट ना करके उसी के पास वाले स्टूडेंट से रैंडमली क्लास में क्वेश्चन पुट अप करूंगी। तो जो पास में बैठा है, वो जो जिसका ध्यान नहीं जा रहा है, जिस स्टूडेंट का, वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। उसको ये भी नहीं लगेगा मेरे पे डायरेक्ट मतलब मैम मेरे को ज्यादा पॉइंट पिन पॉइंट करके मुझसे सवाल कर रही है, मेरे को टारगेट कर रही है। उसको ये भी फील नहीं होगा और वो क्लास में अटेंशन देने लगेगा। और रैंडमली मैं फिर उसको भी 5 या 6 मिनट के बाद मैं उसको भी उससे भी क्वेश्चन पूछूंगी, तो पता लगेगा उसको कि मेरे को क्लास में अटेंशन दे रहा है, मैम मेरे को भी अटेंशन दे रही है, मैम सबको, मैम को पता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं। और मैं क्लास में 1-2 राउंड भी लगाती रहूंगी ताकि सभी बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सकूं, प्रॉपर मतलब अटेंशन सीख कर सकूं सभी बच्चों की। ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी सर मैं इन सबको, जैसे कि कविता मैम और श्याम सर ने बताया, और बाकी इन आंसर मेरा यही है, ये एड ऑन मैंने किया उसमें। ठीक है, अब कोई और कैंडिडेट रह गया? सर मैं बोलूँ, जिनका आंसर हो गया वो प्लीज अपना हैंड डाउन कर लो, और जिनका अभी रह गया आंसर। नहीं सर, हाँ जी, मैं नहीं आंसर दिया अभी तक। हाँ बोलो बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि एवरी चाइल्ड कैन लर्न। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा जो वी शुड फाइंड द रीजन कि वो क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको रीजन फाइंड आउट करना है। फिर हमारा लेसन प्लान में प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहे हैं तो प्लान बी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मल्टीपल मेथड्स मल्टीपल स्ट्रेटेजीज अपनाना है। और एक चीज है सर, एक प्रॉब्लम ए है और बच्चों प्लान का बी को होता है। एग्जांपल से समझाओ चिन्मय। प्लान ए और सर प्लान बी सर सपोज मेरे को ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स इन ज्योमेट्री पढ़ाना है, तो हमको डिफरेंट यूज, मतलब अगर मैं कोई पेपर टॉय यूज करके अगर बच्चों को बोलूंगा कि कोई एरोप्लेन बनाओ, कोई फ्रॉक बनाओ, कैप बनाओ पेपर में, तो वो एक्टिविटी जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। वो जो एक्टिविटी के थ्रू उसका भी ज्योमेट्री का शेप भी क्लियर हो पाएगा। सर और एक भी रीजन है, देयर इज अ रीजन दैट इज कॉल्ड ADHD। अगर कोई बच्चा का अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है तो वो भी मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हम जो एक्टिविटी डिजाइन कर रहे हैं वो लेंथी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा का प्रॉब्लम है तो वो जो एक्टिविटी को हम स्प्लिट करना चाहिए, छोटा छोटा एक्टिविटी में हमारा जो फुल एक्टिविटी उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर हमारा स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत है, वो स्ट्रेटेजी को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको IEP मेथड को माइंड में रखना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो सभी बच्चे के लिए दूसरा टेक्निक्स को भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हरजिंदर आप और ऋषि आप थैंक यू सर। हाँ जी सर जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चा ना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, इंटरेस्ट तो मतलब कुछ ही नहीं आ रही किसी काम में भी, तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, क्या पता उसकी फैमिली में कुछ ऐसा इशू होता हो, या उसके माइंड में कोई डिप्रेशन हो कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहा क्लास में। और भी हो सकते हैं कि जैसे कि अगर उसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा क्लास में, तो भी बच्चा इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो फेलियर होता जा रहा है, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो ना अपना इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर पा रहा है। इससे अब हमें टीचर को क्या करना है कि सबसे पहले तो ये रीजन हमें पता करने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफी सारे रीजंस में हमें पता चलेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम उसके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा बच्चे को, क्या घर में ऐसा कोई इश्यू चल रहा है, या फिर उसके और टीचर से हम बात करेंगे क्या वो मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या फिर भी अदर सब्जेक्ट में भी ऐसे ही कर रहा है वो।
ठीक है सर, तो उसमें क्या करना है, अभी हमें हमें टीचर का क्या रोल होता है कि हमें ये अभी देखना है कि उसका इंटरेस्ट आता है, तो उसको हमें क्या करना है, हम स्टोरी टेलिंग करवा सकते हैं, एक्टिविटी के थ्रू सिखा सकते हैं, और उस एक्टिविटी में क्या करना है कि हमने उस बच्चे के थ्रू करवाना है, जो भी करवाना है उस बच्चे को इन्वॉल्व करवाना है, और जब उस बच्चे का नाम आएगा क्लास में, क्लैपिंग करवाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बच्चे खुद पर खुद इंटरेस्ट जो है दिखाने स्टार्ट कर देगा सर। थैंक यू सर, के काम है सर। ठीक है ऋषि आप बताओ। सर जैसे हमें पता चल चुका है कि जो रीजन है स्कूल से बाहर का ये रीजन है, तो उसके पीटीएम उसके पहले उसके पेरेंट्स से जाने से पहले आई थिंक उसके जो दोस्त है स्कूल के बाहर के हैं या स्कूल के हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे इसका रीजन क्या है, हमारा क्यों नहीं कर पा रहा, जो जैसे मेरे साथियों ने बताया जो भी है, अब भाई ये रीजन हो सकता है, वो हो सकता है। इनके अलावा हमें पता चला स्कूल से बाहर का रीजन है, पेरेंट्स से जाने से पहले आई थिंक उनके जितने भी दोस्त हैं स्कूल के बाहर के, उनसे हमें कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए, पूछना चाहिए क्या रीजन है, किस कारण से होमवर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक लास्ट में पेरेंट्स होगा, लास्ट में सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा सर, आई थिंक। ठीक है हाँ, कोई और कैंडिडेट कुछ कहना चाहता है तो प्लीज बोल दो फटाफट। देखो इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर्स ये भी हो सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन आप रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको काफ़ी सारे रीजंस दिए। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सॉल्यूशंस में देखो एक तो सॉल्यूशन ये है कि अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो दैट मीन्स उसकी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है, तो आप उसकी सेटिंग चेंज करेंगे, या तो अपने पास में बैठाएंगे उसको, अगर कोई बच्चा शरारत भी करता है तब भी क्लास टीचर को उसके पास अपने पास बैठाना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर नज़र रखी जा सके और बच्चा वहाँ पर फिर वो गलती नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, अगर दो बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और आपस में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं टीचिंग के टाइम जब आप पढ़ा रहे होते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चे का इंटरेस्ट ना लेने का। तो हम वहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट का एक अहम रोल होता है वहाँ पर कि हम बच्चे की सिटिंग चेंज करते हैं। आपने देखा वो रोटेशन चलती रहती है, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल फील ना करे किसी एक सीट पर बैठ करके। ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है किसी बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पता है कब क्रिएट होता है, जब हम पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम बच्चे के अंदर ना कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे, बच्चे को कुछ बेसिक जो लर्निंग के स्किल्स होते हैं या कुछ लर्निंग के जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे को ना सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो बच्चा मोटिवेटेड फील करे, मतलब क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के अंदर इतना मोटिवेटेड फील करे कि उसको ऑलरेडी उसका कॉन्सेंट्रेशन है ना वहाँ पर बन सके। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे को ना जब स्टार्ट करेंगे, कोई टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे तो ऐसे इंट्रोडक्शन से करेंगे जो उसके एरिया का होगा या जो उसके इंटरेस्ट का होगा, या कोई एक ऐसी स्टोरी होगी जिसमें बच्चे का। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? खुशबू आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ तो नहीं आ रही है सर। हाँ, जो उसके इंटरेस्ट का होगा, तो उस इंटरेस्ट से बच्चा क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास उसका अटेंशन स्पैन आ जाएगा और उसका जो कंसंट्रेशन है उससे ही आपकी इंटरेस्ट क्रिएट होने में ज्यादा हेल्प हो पाएगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे बेस्ट पॉसिबल वेज हो सकते हैं बच्चों को। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, आ रही है सर। हाँ खुशबू आपके वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से नहीं आ रही। ठीक है, तो और भी बहुत पॉसिबल हो सकते हैं। मैं आपको ना इन 3 क्वेश्चंस को पूछा मैंने आज आपके सामने, इन 3 क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। वी शुड फोकस इन फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम। हाँ, फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए फिजिकल एनवायरनमेंट। और दूसरी चीज़, जब हम भी कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करें तो बच्चे के इंटरेस्ट के एरिया को उठाएं और वहाँ से इंट्रोड्यूस करें। जैसे छोटे बच्चों को, अभी जैसे मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, खुशबू आपके नेटवर्क इशू आ रहा है, तो अभी मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो कॉम्पिटेटिव लेवल पर है ना, उनके चैलेंजेस लाइफ के कुछ और हैं, है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से जब आप किसी भी टॉपिक की शुरुआत करें लोअर लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर, तो आप बच्चे के उस एज ग्रुप का एक सिनेरियो जानने की कोशिश करें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में। आपको उन चीज़ों से रिलेटेड ही अपने टॉपिक में इंट्रोडक्शन रखनी है। तो दैट्स, मुझे लगता है कि वो आपके इंटरेस्ट टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट करने में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं बच्चे के इंटरेस्ट ना क्रिएट होने के,
और नंबर ऑफ बेस्ट पॉसिबल रीजंस सॉरी सॉल्यूशंस हो सकते हैं बच्चे को उस इंटरेस्ट के अंदर लाने के, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करने के। तो आई होप आज की चीजें हो गई है। हाँ, सबको आवाज आ रही है? इंटरव्यू रैंडम टॉपिक दे दें तो वो पोएम, हाँ रैंडम टॉपिक के लिए भी आपको रेडी होकर के जाना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारा मंडे टू फ्राइडे लास्ट वाला जो सीजन था, मतलब लास्ट वीक जो था, वो काफी अच्छा गया। इस वीक के अंदर मैं काफी कुछ अच्छा एनर्जेटिक सा कराने वाला हूँ, जो कि आपके प्रिपरेशन में और बूस्टअप लेकर के आएगा। और जिन कैंडिडेट्स के मैं लास्ट टाइम मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करा पाया था, उनके मॉक इंटरव्यूज इस बार सैटरडे संडे को कंडक्ट कराएंगे। जिन बच्चों का नाम मैंने खुद से लिया है उनका तो स्पेशली मानकर चलना, आप वीकेंड में जरूर मॉक इंटरव्यू कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये जो हमारी क्लास है ना, इसका जो भी लिंक है वो प्लीज आप अगर किसी को शेयर करें ना, तो उनको मेरा नंबर शेयर कीजिए, लिंक शेयर मत कीजिए किसी को भी। क्योंकि क्या होगा कि रैंडम क्लास के अंदर ना कोई भी आएगा, मुझे पता नहीं होगा कि कौन कैंडिडेट है, ठीक है। तो मैं क्लास कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अनवांटेड पर्सन भी एंटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को इसमें एंटर कराऊंगा, और आप लोग भी जितने कैंडिडेट्स हो ना, अगर आपका नाम मुझे पता है तो ही मैं एडमिट करूंगा, अदरवाइज मैं एडमिट नहीं करूंगा दूसरे नाम से अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि कैंडिडेट किसी और नाम से ज्वाइन करता है, तो मुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि कैंडिडेट कौन है, जैसे मैं आप सबको जानता हूँ, चिन्मय को जानता हूँ, खुशबू को जानता हूँ, महावीर को जानता हूँ, मैं ऋषि को जानता हूँ, मनस को जानता हूँ, मैं श्याम को जानता हूँ, हरजिंदर को जानता हूँ मैं, ठीक है, गौतम को भी जानता हूँ मैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ नाम से। तो जैसे ही ये मेरे को स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि ये एडमिट होना चाहते हैं, मैं तुरंत एडमिट करूंगा इनको। लेकिन कोई अलग से नाम से आएंगे, जैसे कि अभी एक बांके बिहारी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, तो इसमें ना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा कई बार, तो मैं ऐसा बच्चों करूंगा नहीं। आप लोग प्लीज किसी को भी नंबर शेयर, तो मतलब सॉरी लिंक शेयर नहीं करोगे, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। जिसको भी शेयर करना, मेरा नंबर शेयर कीजिए अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो। मुझे वो डिटेल सेंड करेंगे तभी मैं उनको लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, देखो नहीं तो फिर मैं को मजबूरन क्लास बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर इतना हेडेक नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं देखो सीरियस कैंडिडेट्स को ही सिर्फ पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, और भीड़ इकट्ठी करना या नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जिसका भी मैं साथ दूंगा ना, यकीन मानो सिलेक्शन तक लेकर जाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहना। मतलब पीछे नहीं हटने दूंगा आपको, और मैं खुद भी नहीं हटूंगा, ठीक है। अलगा के रखूंगा आपको, जहां भी जिस भी चीज के लिए जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं खुद खड़ा दिखाई दूंगा आपको। और जैसे मैंने अभी तक कहा है आपको, वो चीजें मैंने करने की कोशिश भी करी है, और इन फ्यूचर भी मैं आपके इंटरव्यू तक करूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, मेरा इसमें बस एक साथ देना, क्योंकि मेरे को इस चीज से ही प्रॉब्लम होती है कि मैं नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की वजह से सीरियस कैंडिडेट को टाइम नहीं दे पाता, ठीक है। तो वो आप लोगों का टाइम है, जितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनका टाइम है, ठीक है। और मैं बाकी उन भी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन कैंडिडेट्स ने आज रिस्पांस नहीं करे, आप सब लोग प्लीज रिस्पांस करें, ठीक है। क्योंकि आप सब लोगों की ही जरूरत है इस रिस्पांस के लिए, और आप सबको ही वहां पर इंटरव्यू के अंदर हर क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशनल क्वेश्चन है, इस सिचुएशनल क्वेश्चन में एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप यहाँ पर नो नहीं कह सकते कि सॉरी सर मैं इस टाइम पर रिकॉल नहीं कर सकता। आप समझ लीजिए आपने इंटरव्यू गवा दिया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर 100% हमें आने चाहिए, और मेरे क्वेश्चन आज पूछने के मेजर रीजन यही थे कि आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें कि, और मैं इस चीज को भी अप्रिशिएट करूंगा, जैसे आप सब लोगों ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया आंसर करने में, बहुत मजा आया मेरे को सुन करके। मुझे लगा कि वाकई में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करा, ठीक है। मतलब दिल खुश किया आप सबने, जितने भी कैंडिडेट्स ने आंसर्स किए, रिस्पॉन्सेज बहुत यूनिक रिस्पॉन्सेज थे, अच्छे रिस्पॉन्सेज थे, ठीक है। तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। चलो अब हम कल मिलेंगे, कल डे क्लास होगी या इवनिंग क्लास होगी। अच्छा एक चीज और, टीचमेंट पे क्लास बेटर है या यहाँ गूगल मीट पे बेटर है? गूगल मीट पे सर। गूगल मीट ही अच्छा है सर। ठीक है, चलो गूगल मीट पे ही करेंगे फिर क्लास कल भी, ठीक है। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। हेलो सर। हाँ जी जी सर कल के लिए होमवर्क दे दो। हाँ, कल के लिए होमवर्क ये है आप लोगों का बच्चों, कि आप लोगों को अपने अपने डेमो टॉपिक सिलेक्ट करके लाने हैं, ठीक है।
हर सब्जेक्ट का कि आप क्या पढ़ाने ठीक है वाले सर, हैं। लेकिन हाँ सर मेरी जो हैंड फ्री है ना सर, वो ब्लूटूथ वाली नहीं है सर, वो वायर वाली है। तो फिर अगर मैं इसे रख के पढ़ाऊंगा, पता नहीं आपको आवाज जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ, नहीं मैं आपसे डेमो टॉपिक नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को डेमो टॉपिक लिख करके लाएंगे, मतलब आप क्या पढ़ाने वाले हैं, मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा सिर्फ आपसे। ओके सर। ठीक है ना, आप ईवीएस में ये पढ़ाने वाले हैं, मैं मैथ्स में ये पढ़ाने वाला, मैं तो क्रॉस क्वेश्चन करूंगा सिर्फ उसमें। मैं आपसे बोर्ड पर नहीं करा रहा अभी डेमो टीचिंग, बोर्ड पर कराऊंगा तब बताऊंगा, वो फुल मॉक इंटरव्यू में ही कराऊंगा वैसे, और जब डेमो टीचिंग पढ़ा रहा हूँ तब कराऊंगा। ठीक है, कल सिर्फ मैं सिंपल आपसे क्रॉस क्वेश्चन। हाँ खुशबू, मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा? हाँ नहीं बेटा, आप बता दो एड्रेस, मैं घर आ जाऊंगा। नहीं सर, मैं आ जाऊंगी क्योंकि आपका घर पास है। बेटा अभी मैं तो ऑनलाइन ही में ही होगा, हूँ। और कैसे होगा। सर जो मॉक इंटरव्यू में हमने आपको डेमो दिखाया दिया था सर, वो ही प्रिपेयर रखें या उससे अलग भी कर सकते हैं? नहीं देखो, मॉक इंटरव्यू में जो आप लोग डेमो दे रहे हो वो किसी एक टॉपिक का दे रहे हो, लेकिन जब आप फाइनल के लिए जाओगे तब आपके पास हर एक सब्जेक्ट का 1 या 2 टॉपिक प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब आपको फाइनल कौन सा रखना है ये आप मेरे से, जब आप सब चीजों को प्रिपेयर कर लोगे आप खुद बताना, आप उसमें रैंकिंग सेट करना कि सर मेरा ये सबसे बेस्ट है, फिर वहां मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आप फाइनल क्या रखो। मॉक में आपने क्या दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहां पर जो देना है वो आपको अपना बेस्ट देना है, बस इतना है। मैं मॉक में सिर्फ ये चेक करता हूं कि आप पढ़ाते कैसे, टॉपिक की मेरे वहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी। आप सब्जेक्ट वाइज बता दोगे सर कि आपको हिंदी का रखना चाहिए, ईवीएस का या मैथ का? मैं किस सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा और मैं टॉपिक वाइज भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा आपको। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं। आप कल का जो टाइमिंग होगा मैं आप नमस्कार। ओके सर, गुड नाइट। ओके बच्चों, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।